इनकम टैक्स में इनकम का तीसरा जो हेड है वो है पीजीपीपी। पीजीपीपी मतलब प्रॉफिट गेनिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो एसएससी को बिजनेस से या प्रोफेशन से जो इनकम होती है उसे हम पीजीपीपी कहते हैं। इसके लिए बिजनेस प्रोफेशन का होना जरूरी है और इसमें जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या तो नेट रिसिप्ट होता है या ग्रॉस रिसिप्ट। तो ये दोनों चीज़ें निकलती कहाँ से, नेट प्रॉफिट आता कहाँ से? तो नेट प्रॉफिट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वहाँ से आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। तो आपको ये मालूम हो चुका होगा कि अगर आपको पीजीपीपी बनाना है तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि पीजीपीपी आपसे गलत बने। पीजीपीपी बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप किसका अकाउंट बना रहे हैं, बिजनेस का या प्रोफेशन का, किसका टैक्स असेसमेंट कर रहे हैं, बिजनेस का या प्रोफेशन का। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसएससी जिसका आप कर निर्धारण कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसने अपने अकाउंट्स को कौन से अकाउंटिंग मेथड से मेंटेन किया हुआ है। अकाउंटिंग मेथड्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के अकाउंटिंग मेथड्स हम पढ़ते हैं। पहला एक्रूअल बेसिस, दूसरा कैश बेसिस या रिसिप्ट बेसिस। तो आपके पास अकाउंट दोनों बेस में हो सकते हैं, या तो वो एक्रूअल बेसिस से हो सकता है या तो रिसिप्ट बेसिस से हो सकता है। अगर एक्रूअल बेसिस से तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा। और अगर ये कैश बेसिस या रिसिप्ट बेसिस है तो कैश अकाउंट आपके पास अवेलेबल होता है। अब दोनों ही सूत्रों में आपको जब कैलकुलेशन करना होता है तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जब हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है या ग्रॉस रिसिप्ट, नेट रिसिप्ट अवेलेबल है तो फिर हम सीधा उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाते, हम उसको रिकैलकुलेट क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी एसएससी ने अपना अकाउंट बना के रखा हुआ है पहले से, तो जरूरी नहीं कि वो अकाउंट में इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से इनकम एक्सपेंस को मेंटेन करता हो। वो बहुत सारी गलतियां कर सकता है, या वो ऐसी मिस्टेक भी कर सकता है जो अकाउंट में तो सही हो सकती है लेकिन इनकम टैक्स की नज़र में वो सही नहीं है। तो इसलिए आपको एक रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है उस अकाउंट को। आप अकाउंट को कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, आप एक टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल करते हैं, उसमें से फिर एक प्रॉफिट निकालते हैं, उस प्रॉफिट पे फिर हम यहाँ पे टैक्स कंप्यूट करते हैं। तो वो प्रॉफिट कैसा निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, ये अभी आपको बताने वाला हूँ मैं। बहुत से स्टूडेंट्स जिनका बेस क्लियर नहीं है अकाउंटिंग का, उनको यही समझ में नहीं आता कि किस चीज़ को प्लस करना है, किस चीज़ को माइनस करना है। आई होप इस वीडियो के बाद उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि किसे प्लस करना है, किसे माइनस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पीजीपीपी में मैंने बताया भी बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है। बिजनेस के अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस से रखे जा सकते हैं। प्रोफेशनल्स अपने अकाउंट को नॉर्मली कैश बेसिस पे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश बेसिस रखते हैं, उनके अकाउंट्स भी एक्रूअल बेसिस में आपको मिल सकते हैं। अगर ये कैश बेसिस से जब ये अकाउंट रखा जाता है तो कंप्यूटेशन में आपको ध्यान रखना है पीजीपीपी कंप्यूटेशन में कि आपको अलाउड इनकम्स को लेना है, बाकी डिसअलाउड इनकम्स आप इग्नोर कर दीजिए और उसमें से अलाउड एक्सपेंसेस जितने भी हो माइनस करना है। अभी अलाउड इनकम, अलाउड एक्सपेंस क्या होता है? अलाउड मीन्स जो इनकम टैक्स की नज़र में अलाउड है, जो एक्सपेंस, जो इनकम टैक्स की नज़र में अलाउड है, ये अलाउड किया गया है कि हाँ ये इनकम आपके बिजनेस से, प्रोफेशन से रिलेटेड है और ये इनकम आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं अगर हम एक्रूअल बेसिस की, तो एक्रूअल बेसिस में आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और इसका कंप्यूटेशन आपको कुछ इस तरीके से करना है। नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले उठा के आपको यहाँ लिखना है। इसमें से अब आपको ये एक्सपेंस साइड होता है हमारा डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसमें से आपको छांटना है कि कौन से डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं और उन डिसअलाउड एक्सपेंसेस को आपको वापस ऐड करना है यहाँ पर। सिमिलरली इनकम की तरफ जो क्रेडिट साइड हमारा, वहाँ पे कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर आपने ऐसे इनकम्स को यहाँ पे रख दिया है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ पे होने चाहिए थे लेकिन नहीं लिखे गए हैं,
तो ऐसे एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज, इसको भी माइनस करेंगे। तो आपको दो चीज़ें माइनस करनी है और एक चीज़ प्लस करनी है। अब आइए पहचानते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा एक्सपेंस डिसअलाउड है। तो ध्यान दीजिए, बिजनेस अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो एक सामान्य सी बात है कि आप बिजनेस में उन खर्चों को नहीं रखेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कोई भी व्यापारी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को बिजनेस के एक्सपेंडिचर से नहीं मिलाता है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको किसी भी टाइप के प्रोविजंस नहीं रखने, प्रोविजंस नहीं बनाने। इसके अलावा अकाउंटिंग का जो रूल है कि अकाउंट्स में कभी भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। उसके साथ साथ कभी भी आप पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी गलतियाँ हैं। ये इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये क्या है, एक एसएससी के या व्यापारी के पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो आप इसको वापस यहाँ पे ऐड करोगे, पर्सनल एक्सपेंसेस। मतलब ऐड करने का मतलब अब यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। इसके बाद इनकम टैक्स बोलता है कि आपको किसी भी तरीके का, इनकम टैक्स या अकाउंटिंग भी बोलता है किसी भी तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना है। मतलब फर्नीचर, पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं प्लस करने के बाद। अब आते हैं इनकम टैक्स के रूल में। इनकम टैक्स किसी भी प्रोविज़न, इसके अलावा रिजर्व्स को फंड बनाने की इजाज़त यहाँ पे नहीं देता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ बना के रखा हुआ है तो उसको भी क्या करिए, यहाँ पे हटा दीजिए। इसके बाद डोनेशन, चैरिटी, ये सारी चीज़ें डिसअलाउड हैं, क्योंकि डोनेशन के लिए ATG दिया गया आपको। ATG में अगर आप डोनेशन करते हैं किसी सर्टेन प्लेसेस में तो आपको ATG में उसका डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे डोनेशन रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो डोनेशन, चैरिटी अगर आपने किया हुआ है और वो आपके अकाउंट में दिख रहा है तो उसको आप वापस क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर ऐड कर देंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट होगा, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट लिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी आप ऐसे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है यहाँ पे, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, डोनेशन, चैरिटीज़, या फिर किसी भी टाइप का प्रोविजन, फंड, रिजर्व, ये मेंटेन नहीं करना है। तो अब आप आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ से हटाना है, इसमें वापस ऐड करना है। इनकम की तरफ आए तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से निकला हुआ है। रेंट रिसिप्ट, जनरली अगर ये प्रॉपर्टी का रेंट है तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड में हम पढ़ते हैं, मतलब ये बिजनेस का इनकम नहीं है, तो आप उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये अदर सोर्स का इनकम है। अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, हटा देना है। इसके अलावा दो चीज़ों पे बात करूँगा मैं। कई बार आपको अकाउंट्स में इनकम टैक्स रिफंड इनकम तरफ लिखा हुआ दिखाई देता है, तो दोस्तों ध्यान दें, इनकम टैक्स रिफंड इनकम नहीं माना जाता, वो कोई इनकम नहीं है आपकी, और बिजनेस से तो बिल्कुल नहीं हुई है, तो आप इसको यहाँ पे नहीं लेंगे। मतलब अगला पॉइंट है बैड डेट रिकवरी। बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाता है तो ये आपके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं। बैड डेट एक्चुअली पिछले बार आपने क्या किया था, आपको जो इनकम होने वाली थी उसमें से आपके डेक्टर्स ने आपको पैसे नहीं दिए, और नहीं दिए होने के कारण आपने इसको क्या कर दिया था, डेबिट साइड में रख दिया था। जब आपने इसे डेबिट साइड में रखा था तो इनकम टैक्स ऑफिसर या तो उसको एक्सपेंस के रूप में या लॉस के रूप में अलाउड करेगा या तो अलाउड नहीं करेगा। अगर उसने इसे अलाउड कर दिया है दैट मीन्स आपको उसमें रियायत मिल गई थी, छूट मिल गई थी, और आपने उसमें टैक्स नहीं पटाया था। उस समय याद रखें आपने उसमें टैक्स नहीं दिया था। लेकिन अगर डिसअलाउड हो गया था तो मतलब आपको उसमें टैक्स देना पड़ा था। अब अगर ये अमाउंट आपको रिकवर होता है और आपने उसमें पहले टैक्स नहीं पटाया था, तो अब ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये बैड डेट रिकवरी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर पहले आपने टैक्स दे चुका है
तो दोबारा आपसे इसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो वो इस समय एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर ऐसा अप्रूव्ड अर्लियर लिखा हुआ है मतलब आपके लिए टैक्सेबल होगा। इसके अलावा एक खर्च डेप्रिसिएशन, इसके बारे में आपको बता दूँ कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के रेट बने हुए प्रिस्क्राइब रेट हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के लिए रेट्स बने हुए हैं। लेकिन व्यापारी अगर अनभिज्ञतावश या बिना जानकारी के अभाव में कुछ अलग रेट्स लगा रहा है, सपोज उसने 10% लगा रखा है अपने मशीनों पर और मशीनों पे 15% अलाउड है, तो वो 5% यहाँ पे 5% कम लगा रहा है, तो ये टॉपिक होता है एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट चार्ज्ड। तो ऐसी दशा में आपको ये 5% यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, जो उसने माइनस करना या माइनस नहीं कर पाया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप स्टडी करिए अच्छे से, पहले तो अकाउंट के बेस को समझिए। अकाउंट का बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ये बिल्कुल भी आपके लिए दिक्कत नहीं देने वाला है पीजीबीपी। लेकिन अगर आपका अकाउंट का बेस क्लियर नहीं है तो आपको बनाने में समस्या आ सकती है। तो जो आपको दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए।